which are manufactured just to replace the breast milk for all those infants who are not able to feed for many reasons. So it is an alternative to breast milk, which is made from a dried milk powder, and it is fortified with vitamins and minerals, and it also includes vegetable oils. एक छोटी सी एक स्लाइड है फॉर्मूला मिल्क के लिए, लेकिन फॉर्मूला मिल्क का जो चलन है ये बहुत पहले से शुरू हुआ था, और मदर मिल्क को रिप्लेस करने के दो ही तरीके होते थे. एक वेट नर्स यानी कि सरोगेट मदर की डेथ हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो कोई और मदर अपना ब्रेस्ट मिल्क फीड कराती थी. एक टाइम पे इट वाज अ बेटर ऑप्शन देन एनी अदर फॉर्मूला मिल्क. फिर आया कि या तो मदर मिल्क या फिर कोई भी मैमेलियन मिल्क, चाहे वो काऊ हो, चाहे गोट हो, चाहे शीप हो. रिसर्च चलती रही. अब हर चीज के अपने फायदे नुकसान. लोगों ने बोला कि शीप का मिल्क दोगे तो बच्चे के बाल बहुत सिल्की होंगे, गोट का दोगे तो थोड़े कोर्स होंगे, है ना. बट उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि जब ये सब देना शुरू किया, देन ये रियलाइज कि हम जब ये मिल्क दे रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग. लाइक इफ यू आर गिविंग गोट मिल्क और शीप मिल्क तो फोलेट डिफिशिएंसी दिखने लगी. जब आपने काऊ मिल्क दिया तो आपने देखा कि उसमें बच्चों को हाइपोकैल्सिमिक सीजर्स होने लग गए. प्रोटीन लोड इतना था कि बच्चों का रियल जो सिस्टम था वो ले ही नहीं पा रहा था वो लोग. तो दिस इज हाउ द रिसर्च बिगन कि पहले डायरेक्ट मिल्क देते थे, फिर हमने उसको रिफाइन करना शुरू किया. सो इन 1867 पहले सिर्फ काऊ मिल्क, व्हीट फ्लावर, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये सब चीज़ें मिला के दी जाती थी. देन इन 1915 काऊ मिल्क वाज एडेड विद वेजिटेबल ऑयल्स. उसके बाद प्रोटीन कंटेंट को देखा गया, फिर आयरन से फोर्टिफाई किया गया, फिर उसके बाद रीनल लोड को कंसिडर किया गया कि एजोटीमिया हो जाता है, इसलिए प्रोटीन का लोड कम करो. फिर एडिशंस होने लगे, जैसे टॉरिन ऐड किया, न्यूक्लियोटाइड ऐड किया, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐड किए कि इनसे दिमाग तेज होता है, ये दीज आर नेसेसरी थिंग्स. एंड देन न्यूक्लियोटाइड्स. सो बेसिकली ये एक जर्नी है विच हैज टेकन अराउंड मे बी 150 years. तो क्या हुआ कि एनिमल फैट को हटा के वेजिटेबल ऑयल्स ऐड कर दिए. दिस इज मोर बेनिफिशियल. मिल्क को डाइल्यूट करना शुरू कर दिया ताकि रीनल लोड कम हो जाए, ठीक है. एंड कुछ मिनरल्स, कुछ विटामिन्स ऐड करने शुरू किया. सो दिस इज हाउ फॉर्मूला मिल्क केम इनटू पिक्चर. So incidence according to WHO, only 44% of the babies are being breastfed less than 6 months of age. यानी कि अभी भी predominance 56% infant feeding formula की है. This is WHO. India में still 55% are breastfed. This is a graph which is showing कि कैसे with time ये sale increase हुई फॉर्मूला मिल्क की. स्टैंडर्ड जो ग्रोथ के लिए फिर फॉर्मूला निकले, कुछ स्पेशल फॉर्मूला निकले प्री टर्म के लिए. सो ओवर द टाइम द सेल ऑफ ऑल दीज फॉर्मूलाज हैज इंक्रीज्ड. एंड इन दिस स्लाइड यू कैन सी ओनली बांग्लादेश इज वन कंट्री वेयर 65% आर बीइंग ब्रेस्टफेड. इसमें इफ यू एबल टू मेक आउट, ये अलग अलग कंट्रीज में उनके इनकम स्टेटस के हिसाब से और एक कोड होता है जो कि एक इंटरनेशनल कोड होता है, जिसमें बेसिकली देखो अगर नॉलेज के लिए जानना है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब क्या है कि इंटरनेशनल कोड सेट हुआ कि ये वो कोड है जिसके तहत हर कंट्री को उस कोड को फॉलो करना है. which is the code which is saying that you do not have to promote infant formula milk. You have to promote breastfeeding. उसके अंदर अगर आप कोई भी कंपनी जो भी ये प्रोडक्ट्स बना रही है, दे हैव टू गिव अ स्ट्रॉन्ग लेबल दैट ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिवली फॉर 6 months इज रेकमेंडेड. तो इसमें कोई फेरबदल नहीं है. आज
आज की डेट में अगर हम पाउडर मिल्क बना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिप्लेसमेंट है। ये एक सप्लीमेंट उन सब बच्चों के लिए है जिसमें फॉर वेरी स्ट्रिंजेंट रीजंस मदर्स फीड इज नॉट पॉसिबल, बट इट इज अ वेरी कॉमन थिंग नाउअडेज। बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट आई आल्सो नो, मैं ही सिजेरियन करके निकलती हूँ, 2 घंटे बाद देखा बॉटल में मिल्क बच्चे को दे दिया जाता। वी वर कंसिडरिंग कि हाँ मदर के लिए भाई अभी अभी डिलीवरी हुई है, शी इज टायर्ड, अभी सिजेरियन हुआ है, शी इज टायर्ड, so let us give her some rest. But eventually अगर हम डिटेल में जाते हैं तो we come to know that this breast milk is a boon to the infant जो हम उससे छीन रहे हैं। This is ये आप स्लाइड में बेसिकली यही है कि 65% इन बांग्लादेश आर बीइंग ब्रेस्टफेड। बाकी सब जगह जहाँ अच्छा स्टेटस है सोशियो इकोनॉमिक, जहाँ पे इस कोड को फॉलो भी कर रहे हैं, कुछ लोग सिग्निफिकेंटली फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ इम्बाइब करके रखे हुए हैं अपने गवर्नमेंट पॉलिसी में। सब में यू कैन सी ओनली 30, 20, 25% ऑफ द इन्फेंट्स आर ब्रेस्टफेड फॉर 6 months। अब इसमें आती है कि प्रेग्नेंट वुमेन की इच्छा कितनी है फीड कराने की। अगेन यू कैन सी दैट इन बांग्लादेश 98% ऑफ द फीमेल्स दे वांट टू ब्रेस्ट फीड, whereas in other countries especially Morocco and Vietnam यहाँ पे परसेंटेज कम हो गई। यूके में भी the mothers they want to breastfeed। तो ये परसेंटेज आपके लिए बहुत ज़्यादा लर्न करने के लिए मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यू शुड हैव एन आइडिया कि कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पे फीमेल्स प्रमोटेड हैं और कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पे फीमेल्स उतना प्रमोटेड नहीं है फॉर वॉट एवर रीजन। अब वॉट एवर रीजन में हम आज यही डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हम जो मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं ऑन द फॉर्मूला मिल्क वो इतनी स्ट्रांग हो गई हैं कि हमें एक बार के लिए लगने लगा है कि यस इट कैन बी रिप्लेस्ड, ब्रेस्ट मिल्क कैन बी रिप्लेस्ड, बट इट इज नॉट सो। सो व्हाट आर द डीमेरिट्स? इट इज नॉट एज न्यूट्रिशियस एज ब्रेस्ट मिल्क, इट टेक्स 2 times longer to digest। हमेशा जो आपका फॉर्मूला मिल्क है वो ज़्यादा टाइम लेता है, इसीलिए ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए बच्चे बहुत रिगर्जिटेट करते हैं। जब बहुत रिगर्जिटेट करते हैं कान का इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी होता है। मदर्स मिल्क के बच्चे कभी भी आपको बहुत ज़्यादा फूले हुए नहीं दिखेंगे। इन्फेंट फॉर्मूला मिल्क के बच्चे हमेशा आपको फ्लॉपी दिखेंगे। रीज़न भी कि उनका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ऐसा है कि दे गिव यू अ लॉट ऑफ एनर्जी, बट are they giving you those nutritions which are required? No. नेगेटिव इफेक्ट यही इसीलिए है कि एक्जिमा, अटोपी, एलर्जी ये सब चीज़ें फॉर्मूला फेड बच्चों में ज़्यादा होती हैं बिकॉज इट कॉम्प्रोमाइजेज विद द बेबीज इम्यून सिस्टम। और ब्रेस्ट मिल्क मदर्स के लिए भी बेनिफिशियल है बिकॉज इट इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, पोस्टपार्टम हिमरेज। मदर अगर फीड करा रही है, कंटिन्यूसली फीड करा रही है तो वो ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रही है। जब वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगी तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लीडिंग के चांसेस हमेशा कम होंगे। छोटी छोटी बातें हैं, अगर इफ यू आर नोइंग देन यू कैन टेल योर पेशेंट, आप मदर को बता सकते हो व्हाट बेनिफिट शी इज गेटिंग। सो मार्केटिंग ऐसे ही हुई कि मैटरनल से शुरू हुई, फिर स्टैंडर्ड, फिर फॉलोअप, टॉडलर, ग्रोइंग अप, ऐसे फॉर्मूलाज जो हैं डिफरेंट बनने लगे। अब मदर्स मिल्क में ऐसा क्या है जो हमें लगता है कि फॉर्मूला मिल्क में नहीं है? सो एक बार ये न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स ये सब आप ले आओगे, बट कुछ एंजाइम्स, कुछ एंटीबॉडीज, कुछ लाइफ सेल्स जिनकी शेल्फ लाइफ ही नहीं है वो नहीं ला सकते आप। This is why breast milk is very important because you are giving live cells, you are giving lipases, you are giving epidermal growth factors, बहुत सारी चीज़ें आप breast milk में जो mother से provide होती। Not only this, it is said कि breast milk में वो ताकत है कि if a baby is suffering from some infection, that bacteria जो हैं they give a sense to the mother's milk कि वो उसके against antibodies produce करके बच्चे को दे सकता है। So it is very important and that is why we want that we should protect the infants from the formula milk. So how can we do this? We can discuss the practices on the effect of marketing. हम information दे सकते हैं mothers को, अपने patients को
कि why you do not need to use this formula milk. आउटलाइन विद की पैक ये इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटिंग. अब इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटिंग जो है वो ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स पे ही नहीं बना है, वो बेसिकली फीडिंग बॉटल्स पे भी बना है, नीड्स पे भी बना है. जो भी चीज़ जिससे आप मिल्क दे रहे हो उसके लिए एक इंटरनेशनल कोड बना है. कोड मैंने आपको बताया, कोड बेसिकली यही है कि उस कोड के तहत वी आर नॉट इनकरेजिंग फॉर्मूला मिल्क. किसी भी मिल्क के डब्बे पे आपको कोई ऐसा बच्चे का फोटो नहीं होना चाहिए जिसमें आपको वो ये शो कर रहा है कि फॉर्मूला मिल्क पी के ये बच्चा बहुत तंदुरुस्त हो गया. उस पर कहीं पे भी ये लिखा नहीं होना चाहिए कि इट इज़ अ रिप्लेसमेंट फॉर ब्रेस्ट मिल्क. उसमें तब भी यही लिखा होना चाहिए कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड फॉर 6 months. पहले जो 4 से 6 महीने था उसको अब बिल्कुल 6 महीने कर दिया है. एंड ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यूड फॉर 2 years एटलीस्ट. सो सीरियली मैं ये पॉइंट्स डिस्कस कर लेती हूँ. इफेक्ट ऑफ मार्केटिंग ऑन इन्फेंट, इसमें यही है बेसिकली अगेन व्हाट डिसीजन मेकिंग को हमें बायस नहीं करना है. डिसीजन मेकिंग को मदर के, अपने क्लाइंट की ये नहीं कहना है कि ये वाला मिल्क जो है ये वाला फॉर्मूला दो, इसमें बहुत अच्छा आपको न्यूट्रिएंट कंटेंट मिलेगा एंड दिस कैन रिप्लेस द ब्रेस्ट मिल्क. So the research shows that the marketing practices of the infant formula industry systematically disrupt informed decision making, thereby compromising the health and human rights of the parents and children. Second is International Code of Marketing. I think I have told you. WHO ने World Health Assembly ने 1981 में ये दिया था और 1981 से मे बी अप टू 2016 इसमें बहुत सारे रिविजन्स हुए हैं. रिविजन्स में बेसिकली बार बार उन्होंने अपने लॉज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसी पे उन्होंने काम किया है कि कैसे गवर्नमेंट एजेंसीज पे एक कोड, क्योंकि ये लीगल कोड नहीं है, ये लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है, पर इसकी लेजिस्लेटिव वैल्यू बहुत है क्योंकि ये गवर्नमेंट के ऊपर आ जाता है. द गवर्नमेंट हैज टू सी दिस कोड इज बीइंग फॉलोड. फिर इन्होंने इस कोड में एड ऑन शुरू किया कि 4 से 6 महीने नहीं, 6 महीने ब्रेस्ट फीडिंग. ऐसे ही ये जो मैंने आपको पहले बताया कि कोई फोटोग्राफ नहीं, लेबलिंग, ये सब इंटरनेशनल कोड में आता है. तो व्हाट वाज द एम? इट वाज टू प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग, टू ensure that breast milk substitutes are used properly when they are necessary, provide adequate information about the infant feeding, and prohibit the advertising or any other form of promotion of the breast milk substitute. Baby Friendly Hospital Initiative was again launched in 1991 by WHO and UNICEF to promote, protect and support breastfeeding in health facilities. Now this requires the compliance with the code, including restricting the marketing of formula and other products which fall under the scope of the code, and educating the health professionals on conflicts of interest. The initiative was found to be particularly influential in the United Kingdom, where doctors said that yes, we also promote breastfeeding. How health workers can protect the families, again by removing all the posters which are in your clinic, which are giving an idea that this is a better thing than the breast milk. They should, we should deny any gifts from such kind of companies. We should not allow them to give any kind of lectures on the antenatal patients or postnatal patients for their promotion. We should avoid any pamphlets, discounts on any kind of these milk substitutes. इमरजेंसी सिचुएशन में भी ये बोला गया है, इवन इस कोड के अंडर बोला गया है कि जब कुछ ऐसी आपदा भी आ जाए तो भी मुफ्त में नहीं बांटना है फॉर्मूला में. इट इज नॉट रिकमेंडेड दैट द ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स बॉटल्स आर बीइंग गिवन इन फ्री टू द बेबीज फॉर whosoever have been denied breast milk because of उसमें क्या है कि सिर्फ वो हेल्थ वर्कर के थ्रू ही जाएगा. कंपनी ऐसे उठा के फ्री में कोई चैरिटी नहीं कर सकती. सो द डोनेशन शुड बी रिफ्यूज्ड एज दे विल रिजल्ट इन टू मच इन्फेंट फॉर्मूला एंड इट विल रिजल्ट इन malnutrition, disease and death. 8,20,000 deaths can be prohibited amongst infants only by breastfeeding. So it is a good number of infants. Now how to respond? इसमें बेसिकली आपको मिक्स्ड एलिमेंट्स हैं. आपको ऐसा नहीं है कि जी हम तो ये यूज ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है. आपको अपना डिसीजन कई बार चेंज भी करना पड़ता है. व्हेन यू आर सीइंग दैट देयर इज नो ब्रेस्ट मिल्क, यू हैव टू फीड द चाइल्ड. डेफिनेटली
आप उसको अंडर targeted monitoring, you can always change your decision, but again the idea should be for the benefit of the mother. So आपको ये पहले explain करना पड़ेगा कि this is a substitute, it is not breast milk. कोई भी milk नहीं match कर सकता breast milk से, just because of the deficiency of proteases, lipases, antibodies, live cells, जो भी हमारे को breast milk में मिलता है. यहाँ पे मेरा खत्म हो गया है, but still I would say you can come on, क्योंकि आप भी बहुत सारे lectures मेरे ख्याल से सुन चुके हो, and अभी तो खाना वाना खा के नींद आ रही होगी, but इस time anybody is having any query? ठीक है. You will also come across so many mothers. जब आप अपने नर्सिंग में जाओगे, सबसे ज़्यादा जो अच्छा जो रोल है वो नर्स का रहता है. हम भी एज अ डॉक्टर आफ्टर द डिलीवरी खड़े होके कभी भी ये प्रैक्टिस नहीं करते, which might be wrong, which might be a constraint of time, but we always give our order to our nursing staff that sister please help in breastfeeding. So ये आपके लिए you should be very motivated. जब आपको मालूम होगा कि there are two things, एक इम्यूनोलॉजी, एक न्यूरोलॉजी, न्यूरो डेवलपमेंट, और जब ये पता होगा कि मेरा बच्चा दिमाग से भी तेज हो जाएगा और उसको बीमारी भी नहीं होगी ना, तो मदर मरे जिए फीड कराएगी. बस आपको ये दो चीजें इम्पोज करनी है. दिस इज एन आर्ट. काउंसलिंग, कम्युनिकेशन एक आर्ट है. ये आपको सीखना है. ये तब पता होगा जब आपको खुद को नॉलेज होगी. दिस इज हाउ यू कैन प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग एंड आई मीन अपना कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स को प्रमोट करने में. थैंक यू एवरीवन. Thank you so much, ma'am, for the eye-opening presentation. Breastfeeding is not always choice. Breastfeeding is not always easy, but it is always worth it. Before going ahead, we have our esteemed dignitary here, a well-known personality as a Registrar Uttarakhand State Nursing and Midwife Council, Mrs. Manisha Dhyani. Now the next session is going to continue by the same personality we are discussing here, Mrs. Manisha Dhyani. So before starting the session, let's watch a brief introductory clip about her. After that, the stage is yours, ma'am. It is our pleasure to introduce Mrs. Manisha Dhyani ma'am, Principal of State College of Nursing and Registrar of Uttarakhand Nurses and Midwives. Ms. Dhyani is a nursing professional, educator and researcher. Ms. Dhyani are dedicated to advancing the field of nursing through collaboration, innovation and excellence. Ms. Dhyani, with a strong background in nursing education and profession, Ms. Dhyani completed BSc and MSc in nursing from SRHU Jolly Grant and having 10 years of teaching experience. Ms. Dhyani actively participating in numerous national as well as state conferences and seminars. I invite to Ms. Dhyani to share your experience and perspectives. Once again, welcome to Care College. I wish you a productive, enriching and enjoyable conference. Please join us welcoming Ms. Manisha Dhyani. Respected Chairman of Care College, Rajkumar sir, Ma'am Prishika ma'am, Dr. Sonu ma'am from the Metro Hospital, Dr. Sandeep, pediatrician from the government, our Kanchanwala ma'am from the Swami Rama University, Vandana Thakur ma'am, Priyanka Joshi ma'am, and my dear student. So thank you for the inviting me for this breastfeeding week celebration. So today my topic is maternity protection, improve women and child health
and well-being. So before I am jump to the topic, I would like to make the connection between the pregnancy and maternity period. So pregnancy में जो हमें फैसिलिटीज मिलती है, अगर वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसको इम्यूनाइजेशन होता है, साथ में आयरन फॉलिक एसिड दी जाती है, विजिट्स कराए जाते हैं, आशा उसको हेल्प करती है, आशा को एप्रिसिएशन अमाउंट भी मिलता है कि मदर को लेके आए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए उसको इंकरेज किया जाता है, साथ में खुशियों की सवारी के साथ उसको विदा कर दिया जाता है कि घर में जाओ, है ना। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं, बात हमारी आती है कि वर्किंग वुमेन, है ना, और क्या क्या वर्किंग वुमेन को प्रेग्नेंट होना चाहिए, क्योंकि पहले जो सिनेरियो था फ्रॉम द बिफोर 1961 कि मदर प्रेग्नेंट होती थी तो कोई मैटरनिटी लीव नहीं होती थी, और उसे क्या करना होता था 1 महीने के बाद ही वो ज्वाइन करती थी अपने जो भी वर्क प्लेस होता था, है ना। तो उसमें क्या होता था, जो आपका ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ये क्या हो जाती थी, ये हैम्पर होती थी, है ना, क्योंकि मदर करा नहीं सकती, उसको जॉब में जाना है, साथ में उसको फाइनेंशियल इश्यूज को भी फेस करना होता था, सोशल सिक्योरिटी उसको लैप्स होती थी। तो इन सबको देखते हुए 1961 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो रूल बनाया कि मदर को प्रोटेक्ट करना है आफ्टर डिलीवरी। तो जो इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या किया, इसको देखते हैं हम लोग। जो मैटरनिटी प्रोटेक्शन फॉर्म्ड अंडर द ILO, है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेटेस्ट अमेंडमेंट मेड इन 2017 ना 63 में हमारे यहाँ अमेंडमेंट हुआ, हमारे यहाँ लागू हुआ इन अवर इंडिया, एंड 1961 में ही बना था। सो इसका जो मेन सिग्निफिकेंट है वो है ह्यूमन राइट्स, है ना। ह्यूमन राइट्स में मतलब जैसे कि फीमेल अगर प्रेग्नेंट है तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और उसको जॉब में नहीं रखा जाना चाहिए। गवर्नमेंट एज वेल एज गवर्नमेंट में तो उसकी सिक्योर रहती थी, पर प्राइवेट सेक्टर में क्या होता था, जैसे ही प्रेग्नेंट हुई कुछ टाइम बाद उसको बोलते थे कि आप अब जॉब मत करो आगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ह्यूमन राइट सिक्योर हुए उस वुमेन के। सो मैटरनिटी प्रोटेक्शन explicitly provide the right of the all women reproductive age to participate in paid work without threat of discrimination। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि प्रेग्नेंट वुमेन या फीमेल्स को नहीं जॉब में रखा जाए, मेल्स को रखा जाए, क्योंकि मेल्स प्रेग्नेंट नहीं होते। अगर फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो वो क्या करेगी, हैम्पर करेगी वर्क को। तो यहाँ पर एक डिस्क्रिमिनेशन जो पहले चला आ रहा था कि मेल डोमिनेंसी थी, वो क्या हो गई, धीरे धीरे कम हुई है इससे। In case of maternity, the right of women to work in the condition of economic security and equal opportunity। तो फीमेल्स को भी जब क्या हुआ, आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद राइट्स मिले कि वो लीव ले सकती है, तो इससे क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया, ठीक है। सो मैटरनिटी प्रोटेक्शन ऑल्सो प्रोवाइड द हेल्प प्रोटेक्टिंग वुमेन वर्कर रिस्क ऑफ डेंजरस वर्किंग कंडीशंस। एक मदर जो प्रेग्नेंट है उसको कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, नाइट ड्यूटीज नहीं होनी चाहिए, जो वर्किंग आवर्स है वो ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, तो इससे भी प्रोटेक्शन मिला। प्रेग्नेंट होने के साथ साथ क्या हुआ, उसको इन्वायरमेंट जो है सिक्योर मिला, और साथ में आफ्टर डिलीवरी के बाद भी प्रोटेक्शन मिला। सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, है ना। अगर फीमेल है तो इट्स अ नॉर्मल फिनोमिना, प्रेग्नेंट होना नॉर्मल फिनोमिना है, बच्चा होना नॉर्मल फिनोमिना है, तो ये क्या है, हमारा फंडामेंटल ह्यूमन राइट में आया। इट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ जेंडर इक्वलिटी। साथ में जेंडर इक्वलिटी भी हुआ, क्योंकि फीमेल के अगर बच्चे होते हैं तो ये इक्वल हो गई कि उसको जॉब से नहीं निकाला जाए, वो भी जॉब करेगी, और साथ में जिस ड्यूरेशन में वो छुट्टी में रहेगी उस टाइम में उसको क्या मिलेगा, जो भी वेजेस है, जो भी सैलरी वो पूरी मिलेगी। इट इम्प्रूव द मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। साथ में क्या हुआ कि मदर जो है बच्चे को घर में रख के क्या कर सकती है, अच्छे से उसका पालन पोषण कर सकती है, उसको खिला पिला सकती है, खुद भी अच्छी डाइट ले सकती है, जिससे कि उसको क्या सैलरी मिलती रहेगी, तो उसका सब कुछ क्या होगा, बैलेंस रहेगा। सो इट इज अ पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ डिसेंट वर्क एजेंडा। सो ये क्या था, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट था, एजेंडा था इस पॉलिसी को फॉर्मुलेशन करने का। सो एम ऑफ मैटरनिटी प्रोटेक्शन टू प्रिजर्व द हेल्थ ऑफ द मदर एंड हर न्यूबॉर्न, है ना। ये जो बना था पॉलिसीज क्यों बना, जिससे मदर की हेल्थ भी अच्छी रहे और साथ में
न्यूबॉर्न की भी अच्छी रहे, टू प्रोवाइड द मेजर ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी ड्यूरिंग द मैटरनिटी। अब जो मदर घर में बैठ जाएगी तो सैलरी नहीं आएगी तो वो बच्चे को कैसे देखेगी। सो इसने क्या किया, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी दी मदर को, जो आफ्टर डिलीवरी के बाद घर बैठ के अच्छे से बच्चों को पाल सकती है। सो मैटरनिटी लीव आई, फिर इसके बाद जो मैटरनिटी लीव है इज इंटेंडेड टू सेफगार्ड द हेल्थ ऑफ अ वुमेन एंड हर चाइल्ड ड्यूरिंग द पेरीनेटल पीरियड। This is the critical to health in view of particular physiological demand associated with the pregnancy and childhood. So maternity leave ऐसा नहीं है कि हम आफ्टर डिलीवरी के बाद भी ले सकते हैं। अगर रिस्क पीरियड है तो उसमें क्या कर सकते हैं, बिफोर डिलीवरी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मैटरनिटी लीव ले सकते हैं। ठीक है, सो इसने सेफगार्ड का काम किया। Studies shows that longer maternity leave are associated with fewer premature birth, less depression among the mothers with lower perinatal infant and child mortality। बिल्कुल मतलब क्लियर बात है, अगर मदर को रिलैक्स मिलेगा, मदर को अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी तो क्या होगा, पेरिनेटल इन्फेंट की और मदर की मोर्टेलिटी रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, सो लॉन्गर मैटरनिटी लीव आर आल्सो एसोसिएटेड विद लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। सो यहाँ पर आ गया हमारा ब्रेस्ट फीडिंग का, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का सिनेरियो कि हमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, क्योंकि हमें 6 महीने की क्या की है, गवर्नमेंट ने या इंस्टीट्यूशन ने हमें क्या की है, लीव दी है ना। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितने मंथ के लिए कराते हैं, 6 मंथ के, और मैटरनिटी लीव 6 मंथ के लिए। तो हमें क्या है, इससे ये भी एक मैसेज गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग करानी है ड्यूरिंग द 6 मंथ पीरियड। हेल्थ प्रोटेक्शन एट द वर्क प्लेस, प्रेगनेंसी, childbirth and postnatal period are the 3 phases of the woman reproductive life in which specific workplace environment and tasks themselves can pose additional hazard, है ना। So pregnancy जो child birth period है, postnatal periods में hazardous रहता है, तो इससे भी क्या हुआ, प्रोटेक्शन मिला because of maternity protection policies. So health protection, exposure to the chemical radiation, physically demanding work such as heavy lifting and long working hours all have potentially negative effect for the health of the pregnant women and their fetuses. So exposure क्या है, केमिकल से एक्सपोजर, मतलब इसमें क्या है, मैटरनिटी प्रोटेक्शन के साथ साथ क्या हुआ, जो मदर है उसको एनवायरनमेंट भी अच्छा देना है। तो जहाँ पर भी रेडिएशन है या लिफ्ट करना है, उस कंडीशन में क्या हुआ, उसको वहां से हटा दिया जाता था, जो भी वुमेन है हटा दिया जाता है, क्या है, हार्ड वर्क नहीं करने दिया जाता है। सो वहां पर भी क्या हो रहा है, मैटरनिटी को प्रोटेक्शन मिल रहा है ना, सेफ गार्ड मिल रहा है। सो कैश एंड मेडिकल बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं, द नीड फॉर द कैश बेनिफिट ड्यूरिंग द मैटरनिटी लीव एंड मेडिकल केयर थ्रू आउट द मैटरनिटी हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन ILO मैटरनिटी प्रोटेक्शन कन्वेंशंस। अब ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा क्या हो गया, इम्पोज किया गया कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में ही क्या किया जाएगा, अगर कोई भी एम्प्लॉय अगर वर्किंग है वहां पर, तो वो मैटरनिटी लीव में जाएगी तो उसको क्या करना है, फुल सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इम्पोज किया कि ये पॉलिसीज सभी जगह लागू होगी, है ना। पहले क्या था, गवर्नमेंट में था, बाद में क्या किया, इंप्लीमेंट होने लगा कहाँ पर, प्राइवेट सेक्टर्स में। सो कन्वेंशंस रिगार्डिंग द सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकल केयर। सो मदर को क्या है, सिक्योरिटी मिली और मेडिकल केयर भी मिली, कैश बेनिफिट मिले जिसमें कि जो भी सैलरी वो पूरी मिल रही है, कहीं भी अगर छोटे से इंस्टीट्यूशन में भी काम करे तो वेजेस पूरे मिल रहे हैं, जिसमें कि वो मैटरनिटी लीव में है। विदाउट इनकम रिप्लेसमेंट, द वुमेन एब्सेंस ड्यूरिंग द लीव एंड इंक्रीज एक्सपेंडिचर ड्यू टू द प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ कैन पोज फाइनेंशियल हार्डशिप फॉर मैनी फैमिलीज, है ना। अगर मदर कोई भी प्रेग्नेंट होकर घर में रह जाती है तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। So in the face poverty, the financial distress, the woman may feel compelled to return the paid work too quickly after the childbirth before the medically advisable to do so. तो पहले क्या होता था, पहले मैटरनिटी लीव नहीं मिलती थी, तो उसमें क्या होता था कि बच्चा हुआ और उसके बाद क्या करती थी, वो 1 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग कराती थी, उसके बाद क्या करती थी, अपने इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करती थी। पर अब क्या हो गया, जब से मैटरनिटी प्रोटेक्शन पॉलिसीज आई तो वो 6 महीने की क्या करती है, लीव पूरी की पूरी लेती है। सो मैटरनिटी प्रोटेक्शन इनेबल वुमेन टू कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर रिटर्निंग टू द वर्क व्हाइल ब्रिंग मेजर हेल्थ बेनिफिट्स फॉर द मदर एंड चाइल्ड। सो मैटरनिटी प्रोटेक्शन में क्या हो रहा है, जो भी मैटरनिटी लीव मिल रही है उसको लीव में वो
ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, जिससे क्या हो रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी डिक्रीज हो रही है और मदर की जो हेल्थ है वो भी सिक्योर है। The World Health Organization recommends exclusive breastfeeding of the baby until the age of 6 months and continue breastfeeding with adequate and safe complementary food for up to the 2 years of the age beyond, है ना। 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना कंपलसरी है और उसके बाद 2 इयर्स तक क्या कराएंगे, उसको सप्लीमेंट्री फीड भी कराएंगे और कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स भी देंगे। So breastfeeding support as maternity leave period generally expire before the child 6 months and often just a few weeks after birth. Provision to enable women to continue the breastfeeding and express breast milk upon return to work for important to meet the international recommendation on breastfeeding in maternal and child. So क्या है, मैटरनिटी लीव में क्या करें, जनरली क्या हो जाता था, एक्सपायर होने से पहले, मतलब बच्चा जब 6 मंथ का नहीं हुआ उससे पहले ही या तो मैटरनिटी लीव पहले ही पूरी हो गई, तो उस कंडीशन में भी वो क्या कर सकती है अपना, हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क भी दे सकती है जब तक कि वो क्या है, वर्क और द इम्पोर्टेंट टू मेक द इंटरनेशनल रिकमेंडेशन। तो 6 महीने तक ब्रेस्ट फीड मिल्क कराना जरूरी है और अगर उसकी मैटरनिटी लीव 6 मंथ की कंप्लीट हो रही है तो उस कंडीशन में वो क्या कर सकती है, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क भी दे सकती है। So in setting where the mother living in the HIV are encouraged to breastfeeding exclusive as the option with likely to lead the best outcome of their infant. So हमें भी पता है कि HIV में भी अगर मदर को HIV है तो उस कंडीशन में भी ब्रेस्ट मिल्क कराना है, तो कितनी इम्पोर्टेंट है ब्रेस्ट मिल्क, है ना। ब्रेस्ट मिल्क कराना कितना, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितना इम्पोर्टेंट है, इसी से पता चलता है कि एक जो HIV के इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हम लोग कई बार सोचते हैं, उसके बाद भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क कराना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट फीड। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स, है ना, रिड्यूस द चाइल्ड मोर्टेलिटी, इंप्रूव द मैटरनल हेल्थ, है ना, कंफर्ट विद द HIV और एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज, है ना, कोई भी अगर डिजीज कंडीशन है तो उससे भी हेल्प करता है। इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, सो मैटरनिटी प्रोटेक्शन strengthen the woman economical role and labor force attachment. It is also incentive for the young mothers, है ना, जो भी क्या कर रहा है, इकोनॉमिकल दे रहा है और क्या कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है मदर्स को जो भी प्रेग्नेंट है या आफ्टर डिलीवरी के बाद ज्वाइन करेंगे। Yield the productivity benefit of the stimulate businesses. It is more likely to women will use their skills and education efficiently. It helps to decrease the abstinence and increase the moral of the loyalty, है ना। जो मैटरनिटी प्रोटेक्शन पॉलिसीज है, इसने क्या किया है, एक ऑब्स्टिकल्स था कि प्रेग्नेंट होना है कि नहीं होना है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो बॉलीवुड में क्या करती हैं एक्ट्रेस, जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, है ना, क्योंकि उसके बाद उनका कैरियर क्या है, कैरियर आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। पर इसमें क्या हो रहा है, मैटरनिटी प्रोटेक्शन पॉलिसीज से क्या हो रहा है कि वो 6 मंथ की क्या कर रहा है, मैटरनिटी लीव दे रहा है मदर, उसके बाद अपने आप को रिफॉर्म करती है और फिर दोबारा से क्या कर सकती है, ज्वाइन कर सकती है। So it is more likely that women will use their skills and education efficiently. जो भी मदर एजुकेटेड है तो वो दोबारा से ज्वाइन कर सकती हैं, पढ़ा सकती हैं, जो भी एफिशिएंसी उसके अकॉर्डिंग काम कर सकती है। और इट हेल्प द वुमेन टू सेव द मिल्क सब्स्टिट्यूट्स कॉस्ट बाय द ब्रेस्ट फीडिंग, है ना। जैसे कि अगर सब्स्टिट्यूट नहीं दे रही है तो उसकी कॉस्ट भी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है ना, नहीं उसकी लग रही है, उसमें भी इकोनॉमिकल बेनिफिट्स भी हैं मदर को। So decent work agenda for the growth, है ना, employment, the principal root of the poverty is productive work, है ना। जो ILO ने दिया है एजेंडा क्या है, एम्प्लॉयमेंट दिया है, राइट्स दिया है, प्रोटेक्शन और डायलॉग दिया है। डायलॉग में द पार्टिसिपेशन ऑफ द एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन इन शेपिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द पॉवर्टी रिडक्शन इज द की। तो इसमें क्या क्या है, जो एम्प्लॉयर्स है और वर्कर्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबको क्या है, क्या क्या गवर्नमेंट पॉलिसी से बांध दिया है, जिससे कि क्या हो रहा है, पॉवर्टी रिडक्शन हो रही है ना। क्योंकि उन्होंने क्या किया, इम्पोज किया है कि मैटरनिटी लीव देना कंपल्सरी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैटरनिटी प्रोटेक्शन, है ना, कि मैटरनिटी प्रोटेक्शन क्या है और उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, जैसे कि बच्चे को मिलता है जो कि ब्रेस्ट फीड करता है, और ये मैटरनिटी लीव खुद में ही 6 मंथ की है, इसका मतलब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ के लिए करानी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।
Thank you so much, ma'am, for this wonderful session. Now I would like to call Honorable Dr. Nigam sir to come up on stage for valuable words. Please, sir, come. Respected dignitaries and all students, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जा रहा है, तो ये भारत में नहीं दुनिया के सारे देशों में मनाया जाता है और ये कई सालों से मनाया। जब से मैं मेडिकल प्रोफेशन में आया हूँ मैं तब से देख रहा हूँ कोलेस्ट्रॉल के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। मेडिकल फील्ड में नॉलेज बढ़ रही है, लेकिन मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि पब्लिक में अवेयरनेस उतनी ज़्यादा नहीं है। अभी भी माएँ जो हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराने में संकोच करती है। कुछ उनके सोशल कॉज होते हैं, कुछ पर्सनल रीजंस होते हैं। लास्ट ईयर मैं जैसे फीमेल हॉस्पिटल में हूँ, तो लास्ट ईयर हमने अपने एक सर्वे किया। हमारे यहाँ लगभग 4,500 डिलीवरी होती है एक साल में। तो हॉस्पिटल्स में जबकि हमारे यहाँ मतलब काउंसलर होता है, हम कोशिश करते हैं कि जैसे ही बच्चा हो ब्रेस्ट फीड पे आए। फर्स्ट डे का जो इनिशिएशन ब्रेस्ट फीडिंग था वो 17% था, 70% इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और डिस्चार्ज से पहले अराउंड 45%, यानी 55% ऐसी फीमेल्स हैं जो ब्रेस्ट फीड नहीं कराती। रीजन बहुत सारे होते हैं। एक सोशल कॉज होता है कि बुआ आएगी, वो जब निपल उनके ब्रेस्ट साफ करेगी उसमें वो 1 दिन 1.5 दिन निकाल देता है। कुछ भ्रांतियां होती हैं, साहब मेरा दूध ठीक नहीं है। हरिद्वार जैसे शहर में साहब सूखा रोग हो गया, किसने? बोले डॉक्टर ने बताया है कि माँ को सूखा रोग है। बोले कैसे? बोले दूध चेक किया था, उसमें मकड़ी डाली थी, मकड़ी मर गई। आप लोगों ने सुना है ये हरिद्वार शहर की बात बता रहा हूँ। और उसमें वो माँ को दूध नहीं पिलाएंगे। आप उनको कितना ही उनकी काउंसलिंग कर दीजिए, नहीं साहब दूध खराब है। मकड़ी डाल के देखी थी, मकड़ी मर गई। तो मकड़ी मर गई इसका मतलब दूध खराब है, तो बच्चे का दूध नहीं देगा। कुछ सोसाइटी की चीजें होती हैं कि मदर्स भी बस ये चाहती हैं कि ब्रेस्ट फीड अगर मुझे देना पड़ेगा एक्सक्लूसिव, तो मुझे हर 2 घंटे में दूध देना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल से निकलते ही जब वो सेकंड विजिट पे आती हैं तो मिक्स फीड पे हो जाती है, बॉटल फीड। बहाने साहब मतलब बोतल स्टील की बोतल में है, मैं कांच की बोतल में देती हूँ। आप उन्हें कितना काउंसिल करिए कि बोतल से आप कांच में दें या किसी में दें, बच्चों के इन्फेक्शन होता है, डायरिया होता है। लेकिन रीजंस हैं, मुझे इतने साल हो गए देखते देखते समझाते हुए। बेनिफिट्स, क्योंकि मैं हॉस्पिटल्स में हूँ तो आशा को भी ट्रेनिंग करता हूँ, एएनएम की ट्रेनिंग, सबको बेनिफिट्स बताते हैं। मदर्स के बेनिफिट आप लोग भी जानते हैं, ब्रेस्ट फीड के फायदे क्या हैं, माँ को क्या फायदे हैं, बच्चों को क्या फायदे हैं, सोसाइटी को क्या फायदे हैं, सोशल फैक्टर्स क्या हैं, कितना बेनिफिट है, इम्यूनिटी देता है, सब कुछ पता है, सबको पता है। लेकिन जो अवेयरनेस है वो शायद अगर हम एएनसी से पहले अगर स्टार्ट करें, अगर स्कूल से स्टार्ट करें, एडोलेसेंस एज से स्टार्ट करें। गवर्नमेंट के एडोलेसेंस प्रोग्राम्स चलते हैं हमारे यहाँ, एडोलेसेंस काउंसलर्स होती हैं जो स्कूल्स में जाती हैं। हम लोग उनसे भी कहते हैं कि अगर वहां से वो स्टार्ट करें तो शायद कुछ इंप्रूवमेंट हो। अभी ये जो सीजन चल रहा है डायरिया का सीजन है। अगर मैं ओपीडी में 50 पेशेंट को देख रहा हूँ डायरिया के, जो इन्फेंट्स होते हैं, क्योंकि मैं फीमेल्स में हूँ तो यूजुअली न्यूबॉर्न बच्चे आते हैं 1 साल तक के। और मुझे बहुत अफसोस होता है कि 100% जो होते हैं वो बॉटल फीड पे होते हैं, 100% जो डायरिया लेके आते हैं। तो स्थिति उतनी रोजी नहीं है जितना हम लोग कॉन्फ्रेंस में बैठ के बड़े मतलब बातें करते हैं, एजुकेट करते हैं। लेकिन जो वर्क है जिसको बेनिफिट होना है वो उससे बेनिफिट नहीं हो पाता। वो अवेयरनेस अभी भी हमारे समाज में नहीं है। मतलब बॉटल फीड को तो वो छोड़ने को तैयार ही नहीं। आप उनको कितना ही समझा दीजिए। हमारी ओपीडी के बाहर एक बड़ा सा चार्ट लगा है कि डायरिया के कारण बोतल से दूध ना दे। हमारे यहाँ डिलीवरी होती है तो फर्स्ट डे एक पम्पलेट दे देते हैं कि बच्चों को सिर्फ माँ का दूध देना है, हर 2 घंटे में दूध पिलाना है, माँ के दूध के अतिरिक्त कुछ नहीं देना है, बोतल से दूध किसी हालत में नहीं देना है। फर्स्ट डे देते हैं, जैसी डिलीवरी होती है तो पम्पलेट दे देते हैं उसको। सेकेंड डे आते हैं कुछ नहीं, फिर फॉलोअप में आते हैं क्या दे रहे हैं, बोतल से देते हैं। बोले एक ही बार देते हैं। उनसे कहा एक बार उसको पढ़ लो, जो चार्ट है जो हमने लगा है उसको पढ़ के देके हंसने लगता है।
कि मतलब वो एक्सेप्टेंस उनको है नहीं या बेनिफिट मतलब पता नहीं है, लेकिन वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नाम की कोई चीज है, ये हमसे कोई बेनिफिट है। तो जब तक हम जो ये मैसेज है वो ग्राउंड लेवल तक नहीं जाता है, वो सोसाइटी लेवल पे नहीं जाता है, जो मतलब रियल उसके बेनिफिशियरीज हैं, अगर उनके पास नहीं जा रहा है तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है इन सब चीजों का। ब्रेस्ट फीडिंग विद कोलेस्ट्रम, मुझे याद है कि 98 में मैंने सर्विस ज्वाइन की, बड़े बड़े बोर्ड लगते थे कोलेस्ट्रम के, माँ का पहला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए। आज अराउंड 26 साल हो गए, अभी भी मैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, पेरिफेरी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी भी पहला दूध निकाल के फेंक देते हैं, क्योंकि वो चीज जो मैसेज है वो गांव ग्रास रूट तक पहुंचा नहीं। तो जब तक उनको एजुकेशन जो है स्कूल लेवल पे जब एडोलेसेंस होते हैं आपकी तब से स्टार्ट नहीं होती है। गांव में फैमिलीज हैं जो उनके इन-लॉज हैं, वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मुझे ब्रेस्ट फीड कराना है और सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराना है। बच्चा पैदा है, जब लोग पढ़ते थे उस समय कहते थे कि जैसे ही बच्चा पैदा हो आधे घंटे बाद दूध पिला ले, 1 घंटे दूध पिला ले। अब नया कॉन्सेप्ट है, बच्चा पैदा हो उसको माँ के पेट पे रख दे, 1 मिनट बाद पॉड बैठे और ब्रेस्ट फीडिंग माँ के पेट पे शुरू कर दे, तो आधे घंटे का जो टाइम है वो भी खत्म कर दिया है। थ्योरेटिकली तो खत्म कर दिया है, लेकिन प्रैक्टिकली वो अभी भी नहीं हुआ है। तो अभी भी बहुत सारी चीजें ग्राउंड लेवल तक पहुंचने की जरूरत है, उन माओं तक पहुंचे, उन गर्ल्स तक पहुंचने की जरूरत है, जिससे कि ब्रेस्ट फीडिंग का जो फायदा है जो सब लोग जानते हैं वो उन माओं तक पहुंचे और उससे उनके बच्चों तक पहुंचे। बस इसके साथ ही बहुत थैंक यू। Thank you so much, sir. Now all the sessions are over, but not the program. Now we have poster presentation, questionnaire session and model exhibition. For the questionnaire session, I would like to invite Dr. Nigam sir and Ms. Priyanka Joshi ma'am to come up on the stage to continue the session. Along with this, I would like to request Ms. Kanika ma'am kindly move forward with Dr. Vandana and Dr. Kanchan Bala ma'am along with Mrs. Manisha Dhani to ABH's room for model and poster exhibitions. Please, ma'am and sir, come up on the stage. If any student have any type of doubts, so you can clear with ma'am and sir. Thank you. Student, if you have any question, any query regarding the session, apart from the session also, you can ask. एक माइक दे दो स्टूडेंट क्वेश्चन। यस यस
Can you give this microphone? बेटा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. So my question is, what is the best way to assess for an insufficient milk supply? देखिए ब्रेस्ट फीडिंग जो है एक फिजियोलॉजिकल फेनोमेना, एक साइकोलॉजिकल कंपोनेंट होता है। तो जो एक फीलिंग होती है, जो इसमें ये पूरा जो प्रोसेस है हार्मोनल प्रोसेस होता है। इसमें दो हार्मोन्स काम करते हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन, एक होता है प्रोलैक्टिन। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होते हैं वो ब्रेन से मिल्क को आपको सीक्रेट करने में हेल्प करते हैं, और जो ऑक्सीटोसिन होते हैं वो ब्रेस्ट को कंट्रैक्ट करते हैं, उससे बाहर आते हैं। तो अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे, अगर हम जो प्रॉपर अगर सोच हमारी नहीं है ऐसी कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, तो उससे आपका ब्रेस्ट मिल्क जो प्रोडक्शन है वो अफेक्टेड होता है। एक चीज होती है कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो रात को ज्यादा सिक्रीट होता है। तो जो मदर्स अगर रात को ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप एडवाइस करेंगे कि आप उनको रात में 2-2 घंटे में दूध पिलाएं, तो रात में जो प्रोलैक्टिन है जितनी ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे उतनी डिमांड बढ़ेगी, जितना डिमांड बढ़ेगी उतना हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होगा, तो आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो आपको इमोशनली और साइकोलॉजिकली इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर होना है कि मुझे सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। कोई सेकंड ऑप्शन नहीं आपको दिमाग में रखना है कि अगर नहीं हुआ तो, मेरे को कम हुआ तो। जो सबसे ज्यादा धारणाएं जो आती है मेरे दूध कम हो रहा है, वो ज्यादातर जो होती है वो साइकोलॉजिकल होती है। बच्चा रो रहा है, मुझे दूध कम हो रहा है, मैं जल्दी से ऊपर का दूध पिला दूं। जहां बच्चे को आपने एक बार ऊपर का दूध देना शुरू किया या एक बार बॉटल लगाई, फिर आपका वो जो माँ का जो ब्रेस्ट है वो सक नहीं करता प्रॉपर। जब वो सक नहीं करता प्रॉपर नहीं, तो रिफ्लेक्सेस बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रिएट नहीं होते, वो एक साइकिल बन जाती है। फिर आपका मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है, और फिर बच्चा रोता है, फिर आप उसको ऊपर का दूध देना शुरू करते हैं। तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप मेंटली प्रिपेयर हुए कि मुझे अपने बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना है, चाहे कुछ हो जाए मुझे माँ का दूध देना है, हर 2 घंटे में दूध देना है। बॉडी जो है डिमांड सप्लाई के बेस पे काम करती है, जितनी डिमांड होगी उतना मिल्क प्रोडक्शन होगा, ठीक है। अगर माँ बच्चे को 2-2 घंटे में दूध पिला रही है, हो सकता है फर्स्ट डे आपका मिल्क कम आए, लेकिन सेकेंड डे थर्ड डे करके आपका मिल्क प्रोडक्शन एकदम नॉर्मल हो जाता है। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Here I am Anmol Singh from BSc Nursing, fifth student. I have a question regarding to pediatrics. Sorry, far from topic, and I have a question from pediatrics. That जो एक न्यूबॉर्न जब जन्म लेता है तो उसके ऊपर एक वर्निक्स प्रोसेस नाम का एक लेयर आ जाता है। तो कई बार क्या होता है, सेवरल हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, अगर सिजेरियन हो तो भी, अगर नॉर्मल हो तो भी, तो क्या बोलते हैं कि आप इसकी जो लेयर है, इस लेयर को या तो ऑप्शंस देते हैं, तो आप इसको रफली आप साफ कर दीजिए, या आप इसको किसी और चीज से साफ कर दीजिए। और कई हॉस्पिटल्स में कहते हैं कि आप इसको साफ मत कीजिए, बिकॉज दिस वर्निक्स प्रोसेस एक्ट एज एन एंटीबायोटिक फॉर बॉडी, फॉर न्यूबॉर्न बेबी। क्या मैम ये उतारना सही रहता है या नहीं? नहीं, ये जो गाइडलाइंस है जो बहुत क्लियर है कि आपको जो है उसको निकालने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही निकल जाती है, उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। इसका काम क्या होता है? जो सब बच्चे में नहीं होती, जिनमें भी होती है वो आपका प्रोटेक्शन करती है ना। एक टेम्परेचर मेंटेनेंस में बॉडी के साथ देती है, टेम्परेचर मेंटेन करती है, तो उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे करके अपने आप इसके लिए एक तरह की जो लेयर होती है वो अपने आप फेज आउट हो जाती है। थैंक यू मैम। Thank you, sir.
from JNM first year. My question is, why is responsive feeding so important? Why is responsive feeding so important? Responsive feeding. Okay, can you tell me what is the responsive feeding? So based on the hunger quiz, what is responsive feeding? टर्म क्या यूज कर रही हैं आप? Responsive feeding. टर्म यूज कर रही हैं ना, इसका मतलब क्या है? किसका रिस्पॉन्स? चाइल्ड का या मदर का? बेबीज का? कब? किस टाइम पे? The hunger quiz. As I told you in the morning session now, there's a 3 type of hunger quiz, and responsive feeding is it's a demand feeding actually, not responsive feeding, a demand feeding, right? So generally in the past, पहले क्या होता था कि हम बच्चे को, for example full term baby है, तो full term baby are capable to maintain their frequency of pattern of breastfeeding as compared to preterm babies, right? So जो hunger quiz होते हैं, we can by the hunger quiz signals we can identify the need and demand of the baby rather than कि हम उसे per 2 or 3 hourly में fix कर दें, right? तो responsibility is like जब भी baby वो signal दे रहा है आपको, ठीक है, hungry का signal जो quiz दे रहा है, आपको baby को on demand feed करवाना है, ठीक है? Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. My name is Ravina Mohan and I'm student of JNM third year. So, ma'am, my question is, how to store milk in home if the baby is in hospital? If the baby in the hospital, how we store the milk? Actually, there are so many ways to storing of milk. And I think in the morning session they are also explaining in which temperature we have to maintain the stored milk, but we should not extend from 24 hours, right? So we have to generally तो हम क्या करते हैं, we have to advise to the mother कि वो hospital में ही baby को feed करें जब तक कि hospital में baby admit है. आपने देखा होगा फीडिंग रूम में भी, इवन अभी गवर्नमेंट साइड में भी ये सेटअप्स होते हैं कि वहाँ कंगारू मदर केयर रूम्स अवेलेबल होते हैं. If the baby are admitted in the hospital and mother are also healthy, there is no any complication, the mother should be stay with the baby, right? If the mother baby NICU में है और mother out of the NICU है, then that time we have to store the milk for the 24 hours in a low temperatures, but after 24 hours we should discard that milk. So in a home, no need to store in a home, we have to store that milk in the hospital only. Otherwise generally हम ये करते हैं कि हॉस्पिटल में मदर और बेबी दोनों हैं, तो इनिशियली जो मिल्क होता है वही हम बेबी को प्रोवाइड करते हैं, राइट सर? जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में ना, वहाँ पे फिर 10 मिल्क बैंक होते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता है, तो वो तो लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं. लेकिन जो आपको अगर आपका बच्चा हॉस्पिटल में है तो मदर को भी हॉस्पिटल में रहना है या आप मिल्क लेकर हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए जो बेस्ट चीज है वो ब्रेस्ट मिल्क है, तो उसे ज्यादा स्टोर करने की जरूरत आपको पड़ती नहीं है. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Sir, I have a question. Here, sir. Sir, from the early childhood, we have heard that babies are, when we are given babies to the gutty and called like gutty and gripe water, but in earlier session, ma'am told us like it's not good for health and we should not give to the child. But I got to know that doctors are itself recommending it. So नहीं. बच्चों को 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड की एडवाइस किया जाता है. एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड मतलब होता है कि बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना है, पानी भी नहीं देना है, घुट्टी भी नहीं देनी, शहद भी नहीं देना है, कोई चीज नहीं देना. ये जो घुट्टी का ग्राइप वाटर का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है. तो उस जमाने में जो ग्राइप वाटर बनता था वो फार्मूला भी अलग था, अब तो फार्मूला भी खत्म हो गया. उसमें क्या होता था कि थोड़ा ग्राइप वाटर होता था, थोड़ा सा हनी डेक्सट्रोज टाइप का होता था, जिससे बच्चों को सूदिंग लगता था. बच्चा ज्यादा रो रहा होता था, उसे चुप हो जाता था, तो उनको लगता था कि ये फायदेमंद चीज है. लेकिन क्योंकि वो फार्मूला भी नहीं है और जितनी स्टडीज हुई, जितने आपके ग्राइप वाटर्स वगैरह घुट्टी बनती है, सबका फार्मूला कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो बेनिफिशियल नहीं होता. तो जो भी आपकी गाइडलाइंस है, 6 महीने तक बच्चे को कुछ भी नहीं देना है, ग्राइप वाटर भी नहीं, कोई चीज नहीं.
So what about after 6 months? नहीं 6 मंथ के बाद भी आप क्यों देंगे किसी चीज को? उसके बाद ना हर चीज को देने का पर्पस होता है। जो मैंने बताया ना, जो लोग जो पहले देते थे वो लिख के नहीं देते थे कि बच्चा रो रहा है, आपने उसको दिया, उसको आराम हो गया। अब वो आराम होने का एग्जैक्ट रीजन भी किसी को नहीं पता था कि कुछ में जो होते थे सोडा बाइक कार्ब होता था, कुछ में डेक्सट्रोज कंटेंट होते थे। जैसे डेक्सट्रोज आपने लिया, बच्चों को मीठा लगा, उसने खाया, वो सो गया। कोई उसकी फॉर्मुलेटरी नहीं है कि बेनिफिशियल ही हो, तो उसका ऐसा कोई एडवाइस नहीं होता और कोई मेडिकल उसमें कोई घुट्टी एडवाइस नहीं करता है। कुछ एलोपैथिक, कुछ आयुर्वेदिक, कुछ समेथोपन वाले वो आते हैं, जैसे फेनिलाइड होता है, वो कहते हैं कि फ्लैचुलेंस के लिए यूज करते हैं, लेकिन वो भी एलोपैथिक उसमें नहीं, वो आयुर्वेदिक कंपोनेंट्स होते हैं, वो यूज होते हैं, लेकिन एडवाइजेबल ऐसा कोई नहीं, उसका इंडिकेशन कोई नहीं। सर बट एट द टीचिंग टाइम ये बोला जाता है कि बच्चों को घुट्टी दे दो, ऐसे ये मैंने बताया ना, ये आम भाषा की चीजें हैं। हाँ, ये सर। मेडिकली इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, घुट्टी दे दो। टीचिंग जो है वो आपका नॉर्मल प्रोसेस है। जब भी बच्चे के दांत निकलने शुरू होते हैं, बच्चा इरिटेबल होता है, वो नॉर्मल चीजें होती है, उसके लिए कुछ एड ऑन करने की जरूरत नहीं। Okay, sir. Thank you, sir. Anyone else? A very warm good afternoon to sir and ma'am. Ma'am, I have a question for you that as we know that many women are not like well nourished, so at that time are they capable to give full nourishment to their children? If not, then how they provide full nourishment to the children? नरिशमेंट से, ब्रेस्ट मिल्क से आपका है? Yes sir. नहीं, अगर ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन का फीमेल के वेट से कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर मदर का वेट आपका 30 kg हो या 70 kg हो, उससे ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन है और अमाउंट में, मैंने बताया क्वेश्चन में, ये डिमांड एंड सप्लाई का है। जो अगर माँ अपने बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करा रही है, रेगुलरली फीड करा रही है, तो जितनी उस बच्चे को जरूरत होगी उतना मिल्क प्रोडक्शन होगा, उसके वेट से उसका फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि नेचर उसमें कि माँ की डाइट अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि उसको अपनी न्यूट्रिशन भी पूरी करनी है और बच्चे की न्यूट्रिशन भी पूरी करनी है। Like sir, लेकिन अमाउंट ऑफ मिल्क में उसकी हेल्थ कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। like sir, if mother has like low HB, so maybe there is chances that children doesn't get full nourishment. So at that नहीं, situation- हीमोग्लोबिन के उससे नरिशमेंट में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी ये एडवाइस इसीलिए हम करते हैं कि मदर्स को डाइट अच्छी लेनी चाहिए, जब बच्चा एजी पीरियड में भी और उसके बाद भी। वो आयरन सप्लीमेंट्स है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स है, वो माँ के लिए किए जाते हैं। और न्यूबॉर्न को भी शुरू में D3 देना होता है 2 साल तक, और फिर बच्चे को आयरन सप्लीमेंट्स के लिए गाइडलाइन में भी है, तो आपको आयरन सप्लीमेंट बच्चों को करने ही होते हैं। जैसे बच्चा 3-4 हफ्ते के बाद का होता है, तो आपको आयरन सप्लीमेंट्स की ड्रॉप्स होती है, वो देना चाहिए। वो इस समय गाइडलाइन में आ गया। Thank you so much. Anyone else? Raise your hands. There. Sir. There's a student. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Ma'am, my question is कि अगर कोई भी मदर है वो ड्यू टू XYZ रीजन उनको अगर बॉटल फीड कराना पड़ रहा है, तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए क्या मेथड होंगे बॉटल को स्टेराइल करने के लिए? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो बॉटल फीड है, आप बॉटल से फिर आप मुझे पाउडर मिल्क देंगे, तो वो अपने आप में एक कॉस्टली अफेयर है। आपको पाउडर लेना है, फिर पानी लेना है, पानी को भी स्टलाइज करना है, फिर बॉटल को भी स्टलाइज करना है, तो वो नॉर्मल रूटीन अफेयर नहीं है। फिर ऐसी कोई मजबूरी है कि अगर बेस्ट कोई ऐसी बीमारी है माँ को, ऐसी बीमारी में तो ब्रेस्ट मिल्क बना नहीं होता। माने किसी कीमोथेरेपी चल रही है या एंटीसाइकोटिक मेडिसिन चल रही है, जिसमें ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे सकते हैं, और आपको फिर टॉप फीड देना ही है। फिर वही है कि आपको बॉइल करना है आधे घंटे, आजकल स्टीमर्स आते हैं, उसको स्टीमर में करना है। एक बॉटल पे जब पिलाएं तो उसका जो उसमें पानी यूज कर रहे हैं उसको भी स्ट्राइल करना है, आरओ का पानी यूज करना है। जब फीड कर रहे हैं तो पकड़ के फीड कर रहे हैं कि ऐसा ना हो। बच्चा यूजुअली क्या होता है, बच्चा पीता है, बीच में नीचे गिरा दिया, उसका निपल टच हुआ, फिर आपने फिर मुंह में लगा दिया, वो प्रोसेस एक बन जाता है। Is it for single use और मतलब we can बिल्कुल सिंगल यूज होना चाहिए। कोई भी चीज है वो सिंगल है, और सिंगल में भी
जब मुंह के अंदर बच्चा पी रहा है, ये प्रैक्टिकल है, ये बुक्स की दी चीजें नहीं है, कोई थ्योरेटिकल चीजें नहीं है। लेकिन जब ये आपने जो निपल दिया वो आपके एयर के कांटेक्ट में आया है ना, ये देखिए उसमें मक्खी तो नहीं बैठ गई, फिर आपने मुंह में लगाया, बच्चे पीते हैं, बीच में गिरा देते हैं, फिर वो टच तो नहीं हो गया कहीं पे। इसीलिए मना किया जाता है कि उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ बॉटल को स्टाइल करने से काम नहीं चलता है, आपको बॉटल को भी स्टाइल करना है, जो पानी बना रहे हैं वो भी आपको बॉइल करके डिसइंफेक्ट करना है। तो बच्चा जब मुंह में पी रहा है, उस जो भी 20 मिनट 25 मिनट का प्रोसेस है, लिक्विड उसके मुंह के अंदर रहे, यदि बच्चा मुंह में लेता फिर निकाल देता, बेचारा पीछे मक्खी आके बैठने लगी। तो ये तो आपको देखने की चीजें हैं कि उसको अवॉइड कितना करें। लेकिन डायरिया का 100% सोर्स जो बॉटल फीड है उसको डायरिया हो गई होगा, उसे आप रोक नहीं सकते, क्योंकि जो आपने डिसइंफेक्टेड, आप कभी ओटी में गए हो तो आप देखो, ओटी में जब भी होता है आप हर चीज को ग्लव्स पहनते हो, दूसरा ग्लव्स पहनते हो, मास्क लगाते हो, आप सारे प्रोसेस करते हो। जो ट्रे रखी होती है उसको देखते हो हाथ से टच ना करे कोई, है ना। जो ओटी रूम होता है उसको ही बंद रखते हो, उसकी भी लेयर्स होती हैं। जो आजकल रूम्स में ये होता है एयर को भी स्लाइस कर लेते हैं, हवा में भी आपके इन्फेक्शन ना रहे, है ना। तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन तभी आप प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होता। जो भी बॉटल फेड बच्चे होते हैं वो अपने उसमें उनको डायरिया होना ही होता है। तो एडवाइस किसी को नहीं किया जाता, लेकिन मजबूरी है तो फिर जितना आप मैक्सिमम कर पाए उतना कीजिए। Thank you, sir. Anyone else? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Ma'am, myself Jia Pandey here, student of BSc Nursing. I'm in second semester. Sir, my question is, if mother is having a viral infection, mother will be able to feed the baby or not? कोई भी अभी आप 2-3 साल पहले कोविड हुआ था, है ना, इससे बड़ा वायरल इन्फेक्शन एपिडेमिक कभी नहीं हुआ। तो कोविड में भी ब्रेस्ट फीडिंग मना नहीं था। आप सोच लीजिए, HIV होता है उसमें भी ब्रेस्ट फीडिंग मना नहीं किया जाता, है ना। तो बाकी तो जो इन्फेक्शन है वो छोटे मोटे हो गए। Very good afternoon, sir. Very good afternoon, ma'am. My question is कि ड्यू टू सम रीजन अगर मदर ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती है, तो इन केस उनके रिप्लेसमेंट में कोई और मदर उसे ब्रेस्ट फीड करा सकती है और इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती? नहीं, आजकल तो जो कॉन्सेप्ट है वही ब्रेस्ट मिल्क बैंक का है। जितने जो मैं बोला था पहले, जितने हॉस्पिटल्स हैं उसमें मिल्क बैंक बन गए कि वार्ड में जितने भी एडमिट होते हैं या जिनको एक्स्ट्रा मिल्क है वो वहाँ पे स्टोर कर लिया जाता है, और उन मदर्स को जिनके अगर मिल्क नहीं हो रहा है तो वो यूज कर सकते हैं। या फैमिली में कोई आपका ऐसा है कि जिसके एक्सेस मिल्क होता है वो उसको यूज करें, वो बेस्ट चीज है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क से कोई बीमारी नहीं होती। अगर म्यूचुअली वो एग्रीड है तो वो यूज कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है, जितने भी बड़े सेंटर्स है सब में मिल्क बैंक आजकल बनते हैं। Thank you, sir. Thank you, everyone. Now the question and session is ended. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much. Music gives us all to the universe, flight to the imagination, and life to everything. As we are the student of Care College, so we have organized some cultural activities to lighten up the today's session. For dance, I would like to call Shivani and her team to come upon a stage for her dance performance. Thank you. Oh
Now moving ahead with our session, now it's time to announce our winners of the competition. I would like to invite Managing Director Mr. Rajkumar Sharma sir, Director Mrs. Preetika Sharma ma'am, Mr. Nigam sir and Manisha Dhani ma'am. Please come forward to the stage for our valedictory session. First, we have the winners of the model competition. This competition showcased some innovative and creative models, and the winners are, the second winner is Aditya Group, model number 4. Model number 4, Aditya Group. The first winner is Sonali and Raj Lakshmi. Sonali and Raj Lakshmi, please come forward to the stage. Sonali and Raj Lakshmi, come fast. Moving on to the poster competition, where our participants amazed us with their artistic skills. So the winners of the poster competitions are, the second winner is Nilima, Vivek College. Nilima from Vivek College. And the first one is Akansha Bis. Now moving ahead, now let's recognize the best 3 students of KR College. These students have excelled in academics, extracurricular activities and have shown their exemplary behavior throughout the year. So the award goes to, the third award goes to Nishan. The second award goes to Niyasha. And the first one is Jigyasha. Now let's recognize the award for the best 5 employees of KR College. These employees have gone above and beyond their duties for the success of the college. So the stars are Ms. Kajal Malik, sorry to say, these people are not the employees. They people are the family members of the KR College. Ms. Bhavna, Mr. Sachin,
Abhilash. Mr. Kumar Palji. Ms. Bhavna, please come forward to the stage. We are honored to have you with us today. With these team members of the organizing committee, I invite all the organizing committee members to join us on the stage. All the organizing committee, please come forward to the stage. Fifth semester and GNM second year. Fifth semester and GNM second year, and please maintain the silence, maintain the decorum. All the dignitaries, please come forward to the stage. Thank you so much, everyone. Maintain the decorum. Now the GNM second years, please move, come forward to the stage. GNM second year, move back, please hold for a second. GNM second year, GNM second year, please move back and hold for a second. We are also pleased to welcome students and faculties from other colleges who have joined us today. A warm welcome to representatives from CIMS, Ms. Fatima and Ms. Sabana with their students. After CIMS, Divine College, be ready.
CIMS students, please come forward. CIMS, all the students come forward. Students who are sitting in front of, please maintain the decorum and maintain silence, please. सेशन प्रोडक्टिव था बच्चों लोग? Good, it was good? It was really good. Really? Very good. Students from the Divine College, come forward to the stage. After the Divine College, students from Arogyam College. Arogyam College is there. Students from the Arogyam College and the faculties from the Arogyam College, please ma'am come forward to the stage for the valedictory session. Miss Babita Saini ma'am, please to the stage.
this, I would like to request. Thank you, ma'am. With this, I would like to request MD sir, Mr. Rajkumar Sharma sir, please come forward to the stage for your gracious words. Please, sir. Good evening to one and all present over here. पहले तो मैं स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा जो आरोग्यम से आए हैं, CIMS से आए हैं, डिवाइन से आए हैं, आप सबको कैसा लगा आकर? How was it? अच्छा लगा? ठीक है। जितने भी लोग थे वो रिसीविंग एंड पर अच्छे थे? खाना वाना, पानी वानी सब कुछ अच्छे से पूछा? हाँ जी? आवाज तो नहीं लग रही खाना खाया। खाना अच्छा था? और यहाँ जो सुनने को मिला वो उसमें आवाज धीमी हो गई जिस पर्पज के लिए आए थे। हाँ, धीरे से बताना है। ब्रेस्ट फीडिंग कौन सा नई बात है, मम्मी बचपन से बता रही ना। थोड़ा सा इधर उधर के टर्म्स कह रहे, लेक्चर वहां भी लिखना पड़ता है, लेक्चर में यहाँ भी ये शुरू हो गए, लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट एंड इट वाज रियली वेरी मच नॉलेजेबल और हम लोगों के जीवन के अंदर बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। आई एम नॉट फ्रॉम द नर्सिंग फील्ड, स्टिल आई एम सेइंग इट वाज रियली ब्रिलियंट टू नो कि कैसी कैसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अलग अलग सरकारें यूनाइटेड नेशन एड्रेस करता है। अभी मैम ने बताया, डॉक्टर मनीषा ध्यानी मैम ने, आपके रजिस्ट्रार मैम ने बताया कि 1961 में सोचा गया इस बारे में कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके एक्चुअल में क्या क्या राइट्स होने चाहिए। और अब आज के डेट में आप लोगों को जो 6 महीने की छुट्टी मिलती है, पहले तो मैं कहूंगा कि ब्रेस्ट फीडिंग से भी पहले उन माओं के लिए क्लैपिंग बनती है जो इस सृष्टि को नया जीवन देती है। और अच्छी बात क्या है कि नर्सिंग के अंदर मैक्सिमम फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो आप लोग इस बात को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि एक कोई ऐसी मां जो शायद नर्सिंग टर्म को या इस ब्रेस्ट फीडिंग वाली टर्मिनोलॉजी को ज्यादा अच्छे से ना समझती हो, लेकिन उस बच्चे के जीवन में उसका वो ड्यूरेशन, जिस ड्यूरेशन में उसे ब्रेस्ट फीड कराना है, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी डॉक्टर साहब से मुझे सुनने को मिला बहुत सारी चीजें। तो आई विल थैंक डॉक्टर सोनू राव चले गए हैं, मिसेस लता पी एंड मिसेस मनीषा ध्यानी मैम, डॉक्टर वंदना चौहान मैम, शुभांगी शर्मा मैम, इट वाज रियली ब्रिलियंट। और एक बार तालियां बनती है शुभांगी मैम के लिए, बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइज किया पूरा सिस्टम। मिसेस रुपिंदर देओल मैम, डॉक्टर कंचन बाला मैम, मिसेस प्रियंका जोशी मैम एंड नेहा शर्मा मैम, एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। highly advised that you spare your precious time to contribute your precious knowledge to these students, which is going to get the benefit in future. हम सबके लिए सौभाग्य और गौरव का विषय है कि आपने अपना बहुमूल्य समय हम सबके शेयर के लिए निकाला। इन बच्चों के साथ आप अपने नॉलेज शेयर की। और मैं चाहूंगा एक बार प्लीज शिखा मैम के लिए भी तालियां हो कि उन्होंने इस पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने का थॉट क्रिएट किया। एंड विदाउट यू पीपल, मैं केयर कॉलेज के बच्चों के लिए कहूंगा कि इनके बिना सब सूना। तो इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां बनते हैं। और ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है, इनमें से एक न्यासा है, एक न्यासा के लिए एक स्पेशल ताली मुझे अभी भी किसी ने स्टेज पे बताया, इसका आज जन्मदिन है। एक बार जोरदार तालियां न्यासा के लिए। और ये पैसा वाला कॉम्बिनेशन है, जिज्ञासा है, एक न्यासा है, एक और साया, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट गर्ल। दे पीपल आर यूजुअली कमिंग फॉरवर्ड एंड दे आर सर्विंग एंड दे आर पेइंग मच मोर टाइम इन कंपैरिजन टू यू पीपल। जो आप लोगों को लगता आसान है, ये बलून, ये चीजें, ये क्रिएटिविटी, ये सब कुछ छोटी छोटी चीजों के लिए खड़े रहना सुबह से लेकर शाम तक, ये आसान नहीं होता है। वो कुछ ऐसे बेहतरीन बच्चे होते हैं जिनकी वजह से ये शानदार जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। और मुझको लगता है कि सबसे ज्यादा हूटिंग, तालियां, वो डांस वाली परफॉर्मेंस के लिए ठीक थी क्या? पक्का तालियां जाने का मन है? थैंक्स टू ऑल, स्पेशली आरोग्यम के बच्चे आए, फैकल्टीज आए, CIMS। अभी हम लोग बैठे बात कर रहे थे, हमारे अपने ही कॉलेज है तो लगता नहीं है ना वो दूसरे कॉलेज से आए करके, हमारे अपने बच्चे हैं। आरोग्यम हो गया, CIMS हो गया, डिवाइन हो गया। It's really privileged to have you all here and it's really an honor
to have all these distinguished guests. ये लोग अपने अपने फील्ड के मास्टर्स हैं और अपने अपने बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपनी अपनी जगह पर, और आसान नहीं होता अपना समय छोड़कर. किसी ने ऑपरेशन छोड़ा होगा, डॉक्टर सोनू राउत यहाँ होंगे, या डॉक्टर साहब थे अभी रिसेंटली ही वेंट, तो उन लोगों को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं अपनी अपनी पोस्ट पर बैठकर, तब भी उन्होंने अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, वो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने के लिए अपना समय निकाला. देखिए, मैं नर्सिंग फील्ड से नहीं हूं, बस मैं एक ही बात कहूंगा, हिंदी फिल्म ने बस एक बात तो सिखाई है कि अगर कोई 50 साल का भी हीरो किसी से लड़ना चाहता है तो एक ही बात कहता है, अगर माँ का दूध पिया है तो कितना इंपॉर्टेंट होगा कि पिछले 70-80 सालों से जो फिल्म इंडस्ट्री है इस एक सेंटेंस का इस्तेमाल करती है. तो ये कितना पायलट रोल प्ले करता है, कितना पावरफुल रोल प्ले करता है, आप समझ सकते हैं. और बड़ा अच्छा था ये जानना कि बांग्लादेश में 85% जो पर्सन्स हैं, बच्चे हैं, वो मदर ब्रेस्ट फीड कराती हैं. उसका अभी एक दो दिन पहले हम लोगों ने उसकी क्रांति देखने को भी मिली कि सरकार को उखाड़ फेंका उन्होंने, नहीं लेकिन हम लोग इससे सीख सकते हैं कि बच्चों की परवरिश के लिए माँ का दूध इंपॉर्टेंट है. और आप लोग अपने आने वाले फ्यूचर में भी आज के सेमिनार से सीखी गई बातों को आगे कैरी ऑन करेंगे और उनके साथ शेयर करेंगे. आज की इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए, सेमिनार के लिए आप सभी लोगों की प्रेजेंस ने इसे सक्सेसफुल बनाया. आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और शुक्रिया. थैंक यू सो मच. Thank you so much, sir. Thank you so much for your gracious words. Now the session has come to its end. Last but not the least, we will conclude our evening with the session of evening tea, and today is the occasion of Tej. So all the beautiful women can go to your lovely garden. We have some surprise for you. So if anyone student is interested, they can go there also. Okay? Should I repeat? Okay, so you can go for the evening tea. Except care students. For care students, you have a photo session here. That's right. GNM first year, come forward. Come forward to the stage. GNM second year, come forward to the stage. After that, BSc third sem, I think.